ढलवा लोहे से, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा। ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए ढलवा लोहे को, ढलवा लोहे को किसी ऐसी, ढलवा लोहे को किसी ऐसी परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी में रखकर गर्म करते हैं, किसी ऐसी परावर्तनी भट्टी में रखकर गर्म करते हैं ऐसी परावर्तनी भट्टी में रखकर गर्म करते हैं जिसमें, जिसमें फेरिक ऑक्साइड, जिसमें फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। ले लो पीछे से डाल, आराम से, जिसमें फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। इस भट्टी में, इस भट्टी में ढलवा लोहे को, ढलवा लोहे को कार्बन के साथ, ढलवा लोहे को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, ढलवा लोहे को कार्बन के साथ गर्म करते हैं जिससे निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जिससे निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब देखो भाई क्या अभिक्रिया होगी। अगर तुम्हें याद होगा कि पिटवा लोहा में क्या क्या होता है, एक तो कार्बन ही होता है, उसके बाद सिलिका भी होता है, सल्फर की भी मात्रा होती है, फास्फोरस की भी होती है, मैग्नीज की भी होती है। अब जो हमारे पास पिटवा लोहा होता है ना, उसमें सल्फर तो रहता ही है, कुछ मात्रा में मैग्नीज भी रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं, उसमें से कम हो जाती हैं। तो ये ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। तो देखो सबसे पहले कार्बन को ख़त्म करेंगे। और कार्बन कैसे ख़त्म होगा कि कार्बन फेरिक ऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्या बना देगा? अरे सारी ज़िंदगी में पढ़ाओ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आती। दुनिया में डायरेक्ट CO2 नहीं बनता है, खासकर भट्टी में तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं निकलती है, समझिए। कल भी अभिक्रिया कराई थी गलन क्षेत्र में भी, क्या बनेगा? तो अब तो बता दो। अब भी CO2 बोले जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ ये अलग हो जाएगा, कितने हो गए? सॉरी 2 F अलग हो जाएंगे और 3 CO पूरा पूरा अपचयन हो जाएगा इसका। अब और क्या हमारे पास, क्या शुद्धि और है फास्फोरस। फास्फोरस जब Fe2O3 के साथ क्रिया करता है तो Fe तो अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अरे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई, किसी को कुछ पता है? फास्फोरस की 5 ऑक्सीजन संख्या होती है, मतलब संयोजकता ऑक्सीजन की -2 होती है। बताओ क्या बनेगा? PO3। अकल लगाओ, दिमाग लगाओ। ये गर्दन टूटे वाले जो ये करने के आते हैं यहाँ, अबे सर उठाइए ऊपर प्रद्युमन को, आधा धुंध पहले जा रहे हो, कुछ भी इतने पढ़ाकू ना हो अभी, यहाँ को देख लेते। अबे अगर जो खुद दिमाग नहीं लगा रहे हो तो जो लोग लगा रहे हैं उनका देख लो कि ये लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, क्या भी, ताकि हमें समझ में भी आ जाए।
पता नहीं यार कैसा पढ़ा रहा हूँ। अब ये हमारे पास 5 रुपये हैं, ये 2 रुपये हैं, इन दोनों को बराबर करना है हमें। जितने प्लस है इतने माइनस होने चाहिए। कैसे होंगे? +5 है -2 है, दोनों को बराबर करना है। कितने से इसमें गुणा करें, कितने से इसमें गुणा करें ताकि बराबर हो जाए? अब तो बस यही तो पूछ रहा था मैं भी, बन गया। इतनी बात तो मैं पिछले साल से कहता रहा हूँ, सुनाई नहीं जा रही कि लोगों को। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। अभी तुम्हें साफ साफ ये अभिक्रिया दिखाई दे रही होगी कि अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने का नियम भी बताया था मैंने। बताओ कहाँ कहाँ से क्या क्या करें? इसे 2 लगा दें, बिना पूछे ही आधा धुंध कुछ भी पहले जा रहे हो, इधर 2 कर दो। किस बेस पर करा तुमने 2 यहाँ? रहने दो। हाँ भाई, और भी को 2 करवा रहे हैं यहाँ। यार तुम लोगों का हिसाब ये है कि एक मोटा सा लठ लेके ना पहले कमर पे इतना मारा जाए तो कि सूजन ना कई दिनों तक जाए, नहीं तो तुम्हें एहसास रहेगा कि मैं क्या क्या चीज़ बताता हूँ। तुम लोग नज़रअंदाज कर देते हो उस चीज़ को, और यहाँ पढ़ाने वाला गधा नजर आता है तुम्हें। सबसे पहले नलायकों को बताया था, थोड़े बहुत तो शर्म करो, थोड़ा बहुत, कि कहीं सम को विषम या विषम को सम करने वाला नियम भी बताया था मैंने। बुढ़ापा आने वाला तुम लोगों का अभिक्रिया बैलेंस ना हो तो अभिक्रिया का खाक के करोगे, तुमसे बैलेंस ना हो रही, वो भी सिंगल अभिक्रिया। अभी डबल ट्रिपल पूरे बोर्ड पर अभिक्रिया चलेंगे, उन्हें कौन करना है बैलेंस भाई? 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते बुढ़े होने जा रहे हो तुम्हें, और तुमसे अभिक्रिया बैलेंस ना हो रही। अभिक्रियाएं, तरीका ये होता है कि अभिक्रियाएं यहाँ लिख दो और बच्चों से कह देते हैं अपना बैलेंस कर लो। ये हाई स्कूल में सबसे पहले पहला चैप्टर ही किसी बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है कि अभिक्रिया बैलेंस, अगर जो याद आ रहा हो तो अभिक्रिया संतुलित करना, उसमें पता नहीं नियम पे हम कर आगे करा देते हैं। पहला चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल जब अभिक्रिया सामने आती है ना, तो बच्चों को अभिक्रिया सामने आते ही अभिक्रिया करना नहीं सिखाया जाता है, अभिक्रिया संतुलित करना सिखाया जाता है। पहले चैप्टर में होता है ये, हाई स्कूल से ही, फिर उसमें फर्स्ट ईयर में, अब इंटर में। और उसके बावजूद भी तुम लोगों को नहीं पता। और मैंने बड़ा सिंपल सा नियम बताया था कि सबसे पहले कहीं सम को विषम कर लो, विषम को वो, कहीं विषम तो सम कर लो। 2 से गुणा करके कर लो, 2 से बैलेंस नहीं हो रही है तो जरूरी थोड़ा है, फिर 4 से गुणा करके देखो। अब बताओ, याद तुम 2 से गुणा करवा रहे हैं, उस वो आदमी बता रहा है जिसे नियम कायदे कानून कुछ नहीं पता है, कुछ भी पहले जाओ। हाँ जी, अब बताओ। ये है हमारे पास 5 विषम संख्या है, पहले तो करो इसे सम। ठीक है जी, 3 से हो गई, यहाँ 3 से कर दे। 3 पंजे 15, यहाँ 5 दिया 15, और ये कितना होगा 10 हो जाएगा। और फास्फोरस कितने हो गए? हो गए बैलेंस। अब देखो इधर कार्बन से भी निपट गए हम, फास्फोरस से भी निपट गए। ठीक है जी, अभी सल्फर नहीं, क्या हो गया? हाँ रुक जाओ। अभी ये जो बनता है ना फास्फोरस ऑक्साइड, ये Fe2O3 के साथ क्रिया करता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये बनाता है FePO4, और ये होता है धातुमल। अगर तुम लोगों को ध्यान आ रहा हो कि अगर अम्लीय अशुद्धि होती है तो उसमें क्षारीय मिलाते हैं, क्षारीय अशुद्धि होती है तो अम्लीय मिलाते हैं। तो जितनी धातु होती है ना, धातु वो सब क्षारीय होती हैं, जितनी अधातु होती हैं जैसे फास्फोरस सल्फर, ये सब अम्लीय होती हैं। तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और ये जो है ये धातु जो है क्षार की भांति व्यवहार करेगी। तो ये अशुद्धि है, ये क्षार, मतलब ये अशुद्धि अम्लीय है, ये क्षार है, दोनों आपस में मिलकर धातुमल बना देंगे। नाम हो जाएगा आयरन फास्फेट। अगर कोई नाम इसका पूछना चाहे, आयरन, जैसे कैल्शियम सिलिकेट होता था तैसे आयरन फास्फेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया बिल्कुल अलग। बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने का हमारे पास है, कितना करें? 8 है। ऑक्सीजन 8 थे तो यहाँ भी 5 ही हो गए, 3 ही हो गए, 8 हो गए। फास्फोरस 2 हो गए, Fe भी 2 हो गए। कभी कभी एक गुणा करने से ऑटोमेटिक सारी अभिक्रियाएं बैलेंस हो जाती हैं। ये हो गया। अब आ जाता है इसके बाद, देखो फास्फोरस तक हो गया। अब आ जाता है सिलिका। देखो सिलिका क्रिया करेगा अभी, सिलिका किससे करना? इसी से ही है, Fe2O3 से, इसी का अस्तर लगा हुआ है। अब बना देगा Fe और SiO2 अलग निकल जाएगा। 2 Fe आ गए और SiO2 बैलेंस करो पहले। SiO2
तो जी यहाँ तो 2 है, तो यहाँ तो 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा, 3 दूनी 6, सही मानो में यहाँ से 3 से गुणा नहीं की होगी, पहले हमने यहाँ से 2 से गुणा की होगी, 3 दूनी 6 हो गया है। अब 6 से बनाने के लिए यहाँ हमने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है जी। अब ऐसा ही कितने हो गए हमारे, देखो देखो, अब एफ ही जो हमारे पास 4 हो गए, ऐसा ही कितने हो गए, सॉरी 3 ही तो हो गए, 3 हो गए। ऐसा ही O2 बन गया। अब इसके बाद हमारे पास कौन है, ऐसा ही से भी, ऐसा ही भी निकल गया, देखो ऐसा ही भी लोहा छोड़ के चला गया है, ऐसा ही से निपट गए। सल्फर, सल्फर तो उसके अंदर रहता ही है, फास्फोरस भी हो गया, कार्बन भी हो गया, मैग्नीज, तो मैग्नीज Fe2O3, Fe तो अलग निकल जाएगा और मैग्नीज बनाएगा मैग्नीशियम, ये मैग्नीज ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन है, 3 से सीधी सीधी गुणा कर दो, Fe 2 कर दो और यहाँ 2 Mn, सॉरी 3 हो जाएंगे। अब देखो मैग्नीज धातु होती है, ये क्षार है, और ये क्योंकि सब चीज़, ये जितनी भी सब चीज़ें हैं ये रहेंगी भट्टी के अंदर ही, और भट्टी के अंदर ही आपस में एक दूसरे से भी अभिक्रिया जो करने लायक है तो आपस में भी अभिक्रिया करेंगे। जैसे इसने जो है वो इससे अभिक्रिया कर ली होगी और धातुमल बना दिया होगा। ऐसे ही देखो सिलिका है, ये अम्लीय होता है, और ये धातु जो क्षारीय होता है ये आपस में क्रिया करके फिर धातुमल बना देंगे। तो अब देखो ये आ गया SiO2, पहले Mn लिख दो, MnO और SiO2, यह आ जाता है Mn और SiO3। मैग्नीज सिलिकेट होता है, इसे धातुमल कह देते हैं, मैग्नीज सिलिकेट। अब और आगे की कहानी सुनो, धातुमल ये बन गया, धातुमल ये बन गया। अभी भट्टी से हमने कुछ नहीं निकाला है, लोहा हमारे पास ये है, ठीक है जी, लोहा तो ये है। अब ये लोहा भट्टी के अंदर है और ये सब दुनिया भर का धातुमल जो ये भी भट्टी के अंदर ही है। होता क्या है कि जब धातुमल कहाँ रहता है, ऊपर या नीचे, धातुमल ऊपर रहता है, ये जो लोहा होगा ये नीचे रहेगा। अब जब इसे ठंडा करते हैं तो इस धातुमल की परत जम जाती है। धातुमल का मतलब मैं सोचना कि फालतू की चीज़ होती है, वो भी लोहे जैसी कोई चीज़ होती है। तो लोहे की सिल्ली जैसे निकालेंगे हम, तो लोहे की सिल्ली जब निकालेंगे तो उसके ऊपर धातुमल की परत चढ़ी होती है, उसे हथौड़े से पीट पीट कर इस परत को उतार देते हैं, ठीक है जी। तो अंदर से जो निकलता है वो प्योर लोहा निकलता है, क्योंकि वो हथौड़े से पीट पीट कर बना होता है, इसलिए उसे पिटवा लोहा कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी के यहाँ या किसी ने वेल्डिंग का काम देखा हो, देखो उधर जो अच्छे टेक्निकल या कारीगर होते हैं या जिसने वेल्डिंग के बारे में पता है, तुम गए भाई हमारे पास ये रोड है, ये रोड ऐसे जोड़ दो, ठीक है, तुम गए रोड जोड़ाने, उन्होंने वेल्डिंग की, वेल्डिंग देखा होगा सबने कैसे करते हैं, वो वेल्डिंग से वो वैसे करके जो वेल्डिंग कर देगा सब पे और ये चिपक गई, सिंपल सा वेल्डिंग हो गया। अब जो अच्छे कारीगर होते हैं या जो जानकार होते हैं वो कहते हैं भाई साहब ये वेल्डिंग तो हो गया लेकिन ये पक्का वेल्डिंग नहीं हुआ है। पक्का कब होगा, इसे एक बार हथौड़े से पीट, तो उसके ऊपर जो फास्फोरस और सल्फर की परत होती है ना वो छूट जाती है और फिर दोबारा से खाली हो जाता है, वो फिर भरवाते हैं इसे। ये होता है, कभी किसी ने अगर ऐसा देखा हो ना, या कभी वेल्डिंग करवाने जाना, किसी का है वेल्डिंग, किसी का होता है, ग्राइंडर से घिस दो, सीधी सी बात है। तो जब ग्राइंडर से घिसेंगे या हथौड़े से पीटेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, देखो वेल्डिंग रोड देखिए किसी ने, तो जो वो वेल्डिंग रोड होती है वो पूरी छड़ होती है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर ना एक परत से चढ़ी होती है, जैसे वो फुलझड़ी की परत जैसी होती है ना एक परत, तो ये सल्फर फास्फोरस और बहुत सारी मिक्स धातुओं की होती है। आग जो लगती है वो इसमें नहीं लगती है, इसमें लगती है, इसमें आग लगती है और ये सब पिघलाता रहता है लोहे को। लोहा जहाँ हमें वेल्ड करना होता है वहाँ पिघल पिघल कर गिरता रहता है। अब समस्या ये है कि जब ये लोहा पिघल पिघल कर गिर रहा होता है तो ये जो सल्फर ये होता है ना, ये कहीं बाहर धुलना जाता है, ये भी उसके ऊपर ही चिपकता रहता है। अब अगर जो तुम्हें अच्छा वेल्डिंग करवाना है मजबूत वाला, तो जब ये पूरा वेल्डिंग हो जाए तो इसे हथौड़े से पिटवाओ, पिटवाने के बाद में एक परत पूरी अलग हट जाएगी और फिर दोबारा से वेल्डिंग भरवाओ, फिर उसे हथौड़े से पिटवाओ, तो उससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ अलग हटती रहती हैं और प्योर लोहे से वेल्डिंग होता है फिर, क्योंकि ये छड़ भी लोहे की होती है। यही चीज़ इसमें भी होती है कि जब हम पूरे लोहे को बाहर निकालते हैं ना तो उसके चारों ओर से अशुद्धियों की परत होती है, जम जाती है। अगर तुम उसे हाथ से या किसी चाकू वाकू छुटाना चाहोगे छुटेगा नहीं, वो भी लोहा ही नजर आएगा तुम्हें। फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, और पीटा ऐसे जाता है कि कुछ अच्छी तरीके से पीटा जाता है, बड़े बड़े हथौड़ों से पीटा जाता है, उसके ऊपर की परत उतार दी जाती है। इस प्रकार फाइनली जो अंदर से लोहा निकल कर आता है वो पिटवा लोहा होता है। समझ गए? इतनी अभिक्रिया उतारो, इसके नीचे हिंदी लिखेंगे फिर हम।